नमस्कार। हंसी के अड्डा चुलबुली बहस में आपका स्वागत है। कल 19 जुलाई दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का जन्मदिन था। तो मैं तो सबसे पहले चुलबुली बहस की तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज दिल्ली के विकास और विकसित वाला जो संकल्प था भाजपा का, उस पर चलेंगे। और इससे पूर्व में 3 महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, चौथी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है। तो क्या मैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखता हूँ तो कहते हैं कि जब भी नारी शक्ति ने अपना प्रदर्शन दिखाया है या अपना जज्बा जब भी दिखाया है तो वो असंभव काम को संभव कर देती है। तो आज इसी संबंध में कुछ चर्चा चलेगी। हमारे साथ अतिथि वही अंदाज और वही किरदार मनोज कुमार मनु जी हमारे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। तो आज सीएम रेखा गुप्ता के बारे में आप बताएंगे, और जो उनका नारा था सबका साथ सबका विकास और विकसित दिल्ली, स्वस्थ दिल्ली, समृद्ध दिल्ली। तो अभी 6 महीने उनके बीत चुके हैं शायद। तो क्या दिल्ली में उनकी इस संकल्प की झलक दिख रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को 51वीं वर्षगांठ उनकी जो जन्म तिथि है उसको लेकर के मैं उनको बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। और जिस तरीके से वैसे समाज के निर्माण में स्त्रियों के महत्व को देखा जाए तो वैदिक काल से ही स्त्रियों का समाज के उत्थान और समाज के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उसके बाद से कालांतर में यह उनकी भूमिकाएं थोड़ी सी घटती गई। लेकिन अभी जिस काल में हम लोग हैं अभी यहाँ पर में और दिल्ली को इस बार एक महिला मुख्यमंत्री मिला है। ये चौथी महिला मुख्यमंत्री है दिल्ली की। तो जब ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी दिल्ली वालों को कि उनको कोई महिला मुख्यमंत्री इस बार मिलने जा रही है। जी जी। लेकिन अनपेक्षित रूप से ही सही, लेकिन जब वो दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर में जब उनके नाम की घोषणा हुई तो यह उनके लिए भी उतना ही एक आश्चर्य की बात थी और एक चुनौती की थी। और इसको उन्होंने एक बड़ी चुनौती के रूप में लिया, चुनौती के रूप में स्वीकार किया। भाजपा का जो उस समय जो उन्होंने अपनी अधिसूचना घोषित की थी, चुनावी घोषणा की थी, उनमें से एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा था और वो महत्वपूर्ण मुद्दा ये था कि दिल्ली को विकसित बनाना है, स्वस्थ बनाना है, समृद्ध बनाना है। तो इस दिशा में डे वन से ही जैसे ही उन्होंने शपथ ग्रहण किया, शपथ ग्रहण के साथ ही वो एक्शन मोड में आ गई और फिर उन्होंने दिल्ली के विकास की तरफ अपना जो पग आगे बढ़ाया है वो लगातार विकास के रास्ते पर में आगे बढ़ रहा है। अगर विकास जो है ये मांगता है थोड़ी सी कुर्बानी, और वो लीक से हटकर थोड़ा सा काम करना पड़ता है। कुछ लोगों को जो लीक पर में चल रहे होते हैं उनको ये थोड़ा सा आश्चर्य, थोड़ी सी तकलीफ भी उनको होती है। जैसे कि दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ पर में बहुत सारे, ये भी आपका एक कह सकते हैं कि दिल्ली का एक दूसरा पक्ष है। यहाँ पर में 2500 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां हैं जो इसकी सुंदर तस्वीर पर में एक धब्बे की तरह है। जब तक इन धब्बों को नहीं हटाया जाएगा, जब तक इन दाग को नहीं हटाया जाएगा, तब तक यह दिल्ली सुंदर नहीं होगी। और जो विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं, दिल्ली का मतलब होता है भारत। भारत की तस्वीर दिल्ली से दिखती है। दिल्ली अगर उसको गंदा दिखेगा तो भारत के प्रति उनका नजरिया, भारत के प्रति उनकी छवि जो बनेगी वो वैसी छवि भी विश्व पटल पर जाएगा। तो झुग्गी झोपड़ियों को समाप्त कर और गंदगी हटाने का जो उन्होंने प्रण लिया है और इस दिशा में वो आगे बढ़ रही हैं, यह काम दिख रहा है। दिल्ली अब साफ स्वच्छ हो रही। जी बिल्कुल। और ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि भाजपा का फैसला ये तत्काल रूप से तो कोई जान ही नहीं जा सकता है। चाहे उत्तर प्रदेश से का फैसला हो, 2017 में जब भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने लिया था, और यहाँ भी करीब 40-45 नाम सामने आ रहे थे और भाजपा ने एक महिला को चुना। उनकी रणनीति बहुत ही, मुझे लगता है कि क्या रणनीति रही हो, रेखा का नाम तो कहीं गिनती में था ही नहीं।
जी। लेकिन मौका दिया तो उस पर खरी उतर रही है। शायद दिल्ली में आपने देखा हो तो बहुत सारा जल भराव होता था। इस पर अभी आपने देखा हो, दिल्ली का भ्रमण किया हो, तो वही व्यवस्था है जो आम आदमी पार्टी सरकार में थी या कुछ बदला हुआ है? देखिए, व्यवस्था में बदलाव तो प्रत्यक्षतः दिख रहा है। अगर हम पिछले साल की बात करें, जिस समय दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, केजरीवाल की सरकार थी, उस दौरान जब बरसात के मौसम में हमने देखा कि किस तरीके से हल्की बारिश में, थोड़ी सी बारिश में ही पूरी दिल्ली जाम हो जाती है, नाले जाम हो जाते हैं, नाले से पानी, गंदा पानी निकल करके लोगों के घरों में घुस जाते हैं। और दिल्ली का जो इवन जो लुटियन जोन्स है, जो जनपद का इलाका है, नॉर्थ प्लेस का इलाका है, ये भी स्विमिंग पूल की तरह नजर आने लगता है। उस समय, उस दौर में हमने देखा। लेकिन इस बार पहली बारिश इस सरकार के लिए थी, नई सरकार के लिए, रेखा सरकार के लिए पहली बारिश का अनुभव था। तो आमतौर पे जो यहाँ पे मिंटो ब्रिज है वो बारिश में पूरे गले तक भर जाता है और बहुत ही खराब अनुभव लोगों को होता है यहाँ पर। लेकिन इस बार आश्चर्यजनक रूप से देखा गया कि यहाँ पर में जल जमाव नहीं हुआ, ट्रैफिक स्मूथ चलती रही, यहाँ पर में कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुआ। प्रवेश वर्मा का आपने नाम लिया, जो मुख्यमंत्री होते होते रह गए थे, उनको बड़ी उम्मीद थी क्योंकि उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे थे और वो भी उनको लगा था कि अगली पीढ़ी के रूप में उन्हें भी मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्राप्त होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि वो केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री मोदी जी के इस निर्णय से जब खुश नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वह उन्हें रेखा सरकार में एक साइलेंट वर्कर के रूप में जाना जाता है। अपने जो PWD विभाग उनको दिया गया है, उस विभाग के तहत वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अपने काम से वो अपने मूल्य को, अपनी कीमत को वो दर्शा रहे हैं कि वो काम करना जानते हैं। और अभी जो आप इस बरसात में आप देख रहे हैं कि जल जमाव नहीं हुआ है, डिसल्टिंग का काम उन्होंने, नालियों को साफ करवाने का काम उन्होंने ठीक किया है। नहीं, प्रवेश वर्मा जी काम अच्छा कर रहा है। अभी मैं इससे बैक जाता हूँ थोड़ा। आपने चुनाव में देखा हो कि दिल्ली का लाल, आप तो समझ ही गए होंगे कौन था। दिल्ली का लाल मतलब दिल्ली का बेटा, दिल्ली का भाई, दिल्ली का जो कुछ भी कह लें। तो लाल कहता था, मोदी जी 7 जन्म ले लो लेकिन दिल्ली के लाल को नहीं हटा पाओगे। तो ऐसा क्या हुआ, दिल्ली का लाल अब पीला भी हो गया? तो आप वो उनका नाम स्पष्ट रूप से नहीं लेना चाह रहे हैं। दिल्ली का लाल या दिल्ली के भाई या फिर दिल्ली के बेटे के रूप में जो खुद समय समय पर में ऐसा दावा करते रहे वो अरविंद केजरीवाल जी, वो आंदोलन की पैदाइश, उनको ये कहा जाता है, तो आंदोलन की पैदाइश। हाँ, अन्ना आंदोलन, भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने खड़ा किया आंदोलन। उस आंदोलन ये कहावत में कहा गया है कि दही कोई और खाने, मलाई कोई और खाए। बिल्कुल। तो इनको लगा कि एक अवसर है उनके लिए राजनीति में कदम रखने का, और ये अवसर को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से भुनाया। पहले ही चुनाव में हुआ सरकार तक बना पाए यहाँ पर में, गुरु को साइड भी लगा दिए। हाँ। यहाँ कौन सी रणनीति उनकी? लाल तो थे, लेकिन पीले कैसे हो गए? पीले क्या जनता ने उनको जो है, उनका क्या मतलब, उनकी जो वोट बैंक क्या है? दरअसल उनको अहंकार हो गया था। जी। अहंकार जो होता है, दंभ जो होता है ना, वो ईश्वर का भोजन होता है। बड़े बड़े अहंकारी चले गए, रावण को भी बहुत बड़ा अहंकार था, वो चले गए। तो उनसे उन्होंने कोई सीख नहीं ली और अहंकार के वश में वो, जब मुझे याद है आज भी, मैं उस पहली बार जब उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर में शपथ लिया था यही रामलीला मैदान में, तो मैं इसका गवाह बना था, साक्षी था वहां पर में। उन्होंने कहा था कि अपने मंत्रीगणों से जो उस दिन शपथ लिया था कि कभी भी अहंकार मत करना, क्योंकि अहंकार करोगे तो फिर हमारा अहंकार तोड़ने के लिए कोई और नई पार्टी बनेगी और फिर हमारा अहंकार भी चूर चूर होगा। मुझे दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि वह ऐसी बड़ी बातें तो कह गए, लेकिन स्वयं अहंकार के कुचक्र में ऐसे फंसे कि उनकी सत्ता और उनकी सियासत दोनों ही हाथ कुछ कहते हैं इसमें कि आबकारी नीति ले डूब गई या फिर गुरु का श्राप ले डूबा, क्या है? ये दोनों ही स्थिति सही हो सकती है। गुरु का श्राप तो है ही, दूसरा
कि जिस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए वो राजनीति में आए थे, उसी भ्रष्टाचार के दलदल में वो खुद फंस गए, उलझ गए उसमें। पार्टी चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। जब तक इनकी पार्टी ईमानदार थी, जब ये खुद ईमानदार थे, तो झोली भर भर करके पैसे दान के रूप में इनको मिलता था। लेकिन जब यह अपने उद्देश्यों से, अपने सिद्धांतों से भटक गए, तब इनको लोगों ने चंदा देना बंद कर दिया। इनके ऊपर चंदा चोरी का आरोप भी लगा, और ये इनका जो बहुत सारे बड़े बड़े लोग इनके ऊपर चंदा चोरी का आरोप लगा है, क्योंकि इनके पास चंदा पैसा आता था, कहाँ आता था, उनका हिसाब किताब लोगों को नहीं देते थे। जैसा कि उन्होंने दावा किया था कि उनका हिसाब किताब बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है, लेकिन ऐसा उन्होंने सुरक्षित करने के लिए कई लोग इधर से उधर भी हुए, लेकिन सुरक्षित बची नहीं। अब एक बात और मैं यहाँ कहूंगा कि जो जहाँ एक कहावत है, जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो कवि का श्राप भी बहुत बिका हुआ है। कभी बार लगता है आपका इशारा मैं समझ रहा हूँ। कभी बार जो उनका बिल्कुल फाका कशी के दिनों में साथ वो रहे कुमार विश्वास ने अपना अच्छा खासा करियर छोड़ करके, केवल कुमार विश्वास ही नहीं, बहुत सारे लोग, चाहे हम नाम लें उनका प्रशांत भूषण जी का, उनके पिताजी थे शांति भूषण जी, जिन्होंने पार्टी खड़ा करने के लिए सबसे पहली बार चंदा दिया था। एक हमारे मित्र हैं जो जिन्होंने सबसे पहला चंदा दिया था 50,000 रुपए का। वो विदेश से बहुत अच्छे डॉक्टर थे, वहाँ पर इंडियन नोडल डॉक्टर थे, डॉक्टर मुनीश राजा था। वो वहां से अपनी डॉक्टरी छोड़ करके वो यहाँ आए, रास्ते पे सड़क पे उनके साथ भटके, लेकिन जब सरकार बनी तो उन्होंने कोई भी पोजीशन नहीं दिया, उनको कोई भी भूमिका नहीं दी, उनको पहचानने से भी इनकार कर दिया। ऐसे केवल ये नहीं, चाहे आशीष तलवार का नाम ले लें आप, या फिर इसमें और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस पार्टी के साथ जुड़े थे सैद्धांतिक रूप से बहुत शुरुआत में। आज देख लीजिए, लेकिन एक सारे एक एक करके निकलते चले। लेकिन एक बात आपने देखी हो गौर करके कि दुनिया में नौटंकीबाज तो बहुत देखे होंगे, लेकिन इससे बड़ा कोई नौटंकीबाज हो सकता है क्या? पहले कहता था कि मैं अपने बच्चों की शादी में कोई बड़े 5 स्टार होटल या बड़ी कोई अच्छी लॉज नहीं करने वाला हूँ। तो सारी चीजें आपने देखा हो कि अभी उसकी लड़की जो है शादी में कितनी जो है फैसिलिटी आपने देखी हो, शायद कुछ एक्सप्लेन करोगे इसमें? कथनी और करने में बहुत फर्क होता है, और जो राजनीतिक लोग होते हैं वो तो होते ही। जब अगर हम देखें केजरीवाल के, तो केजरीवाल कोई पैदाइशी या फिर वो ऐसे वो नेता नहीं है। वो बाद में नेता बनने का उनको शक्ल चढ़ा और फिर वो अवसर के रूप में नेतागिरी वो करने लगे थे। लेकिन बाद में जितने बड़े वो नेता बन गए, वो बड़े बड़े जो स्थापित नेता है, उन सबकी नाक काट ली इन्होंने। इस तरीके से उन्होंने राजनीति में अपनी पैठ बनाई यहाँ पर में। लेकिन एक गलती उन्होंने की, अगर वो गलती नहीं किए होते तो शायद वो आज भी प्रासंगिक होते, आज भी उनका कद बड़ा होता। कभी भ्रष्टाचारी कहते थे, उन्हीं को हाँ बिल्कुल, उन्होंने बहुत सारी गलतियां की। एक गलती अगर वो नहीं किए होते, सीधे प्रधानमंत्री मोदी को अपना प्रतिस्पर्धी नहीं मानते, उनके खिलाफ रोज गालियां नहीं बकते उन्हें, तो आज वो प्रासंगिक होते। वो चुपचाप अगर काम कर रहे होते तो आज भी वो शायद दिल्ली का मुख्यमंत्री वही होता। लेकिन अहंकार, जैसा मैंने शुरू में कहा, अहंकार ने उनको राजनीतिक करियर को खत्म कर दिया है। और एक बात और आपने पूछा कि वो हमेशा सादगी की बात क्या करते थे, बड़ी बड़ी बातें क्या करते थे कि नेताओं को बिल्कुल सादगी में रहना चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं चलनी चाहिए। जैसा जैसा उन्होंने कहा ठीक उल्टा किया उन्होंने। क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है, आपको अन्य काम भी देखने होते हैं। इतना जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी इस हंसी ठिठोली के अड्डा में इस मुद्दे भी होंगे, और देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। चुलबुली बहस आपका हमेशा स्वागत करता, आपकी प्रतिक्रिया जरूर मांगता है। लाइक शेयर कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।